हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जापानीज ड्रामा को जिसका नाम है मैरी माय हस्बैंड। इसका पहला पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए और उस पहले पार्ट को देखिए ताकि ये सेकंड पार्ट आप अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है वतारू से। हम वतारू को कॉलेज के बेंच पे बैठे हुए देखते हैं जहाँ पर उसे मीसा तालाब के किनारे बैठी हुई दिखाई देती है। वो उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। मीसा कहती है मैं ठीक हूँ, बस मैं तालाब में उस छोटे से कछुए को देख रही थी। मैं सोच रही थी कि अगर गर्मी आई और इस तालाब का पानी सूख गया तो इस कछुए का क्या होगा। वतारू से कहता है कि उम्मीद करते हैं बारिश हो जाए। इस तरह सीन शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वतारू उसी बेंच पे बैठा हुआ है और फिर से मीसा उस कछुए से मिलने आई है। ऐसे रोज वतारू मीसा को देखता था और वो नोटिस करता था कि मीसा रोज कछुए को आकर के नाश्ता देती थी, उससे बातें करती थी। मीसा ने उस कछुए का नाम भी रख दिया था जिसका नाम था कोमेकिची। अम्मी सरोज उसके पास आती थी। सीन शिफ्ट होता है और हम वतारू को देखते हैं जो कि अपने टीचर से बात कर रहा होता है। वो टीचर को बता रहा होता है कि वो अपने पापा के साथ फॉरेन ट्रिप पर जा रहा है, उसे कॉलेज छोड़ना होगा। इसके बाद वो कॉलेज से बाहर निकलता है जहाँ पर उसे मीसा टकराती है। वो रो रही होती है और बस स्टैंड की तरफ भाग रही होती है। वतारू उसके पीछे पीछे जाता है पर तब तक मीसा बस में बैठकर निकल चुकी होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मीसा के पापा का फ्यूनरल हो रहा है, उनकी डेथ हो चुकी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर मीसा को हम कॉलेज में देखते हैं। वो उसी तालाब के पास होती है और वो तालाब सूख चुका होता है। उसे टेंशन होती है कि उसका वो कछुआ दोस्त कहाँ गया। वो उसे ढूंढ रही होती है। तभी उसे पेड़ पे एक नोट टंगा हुआ मिलता है जिसपे लिखा होता है कि जो तुम्हारा कछुआ दोस्त है उसे मैं ले गया। इस नोट को देख करके मीसा थोड़ी राहत की सांस लेती है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और 2015 में हम देखते हैं वतारू को उसके घर पर, जहाँ पर वो कामेकिची को नाश्ता दे रहा होता है और गुड मॉर्निंग बोल रहा होता है। फिर वतारू सोचता है कि अगर ऐसा कोई सीन होता मीसा की लाइफ का तो मैं सिर्फ एक बैकग्राउंड आर्टिस्ट बनकर रह जाता, जिसका ना कोई डायलॉग होता, ना कोई नाम होता और ना ही कोई खास फोकस कैरेक्टर होता। जब वो ये सारी चीज़ें सोच रहा होता है तो हम देखते हैं कि कैसे वो फ्लैशबैक में जाता है और मीसा उसकी कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई होती है। मीसा उससे एक बार टकराई हुई होती है और मीसा को वो अपने ऑफिस में देर रात तक काम करते हुए देखता है। मतलब वतारू को मीसा से बात करने के काफ़ी मौके मिले बट वतारू ने मीसा से बात नहीं करी। अब वतारू बताता है कि कैसे एक दिन अचानक से मीसा उससे लिफ्ट में टकरा गई और वतारू ने बौखलाहट में कह दिया मीसा से कि ये स्कार्फ तुम पे जच नहीं रहा। इसके बाद वतारू को दूसरा मौका भी मिला जब उसने मीसा के हाथ को जलने से बचाया था चाय की केतली से। तब उसने मीसा को समझाया भी था कि जो तुम्हारी जिंदगी में चल रहा है तुम उसे कैसे ठीक कर सकती हो। और फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ वतारू कामेकिची से बात कर रहा होता है कि कहानी ने नया मोड़ ले लिया है, अब आगे क्या होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मीसा को देखते हैं। वो ऑफिस के लिए जा रही होती है और उसे रास्ते में वतारू मिलता है। वो वतारू से गुड मॉर्निंग कहती है। वतारू उसे जवाब देता है लेकिन वहां से जल्दी चला जाता है। मीसा उससे पूछने वाली होती है कि आपका घाव अब ठीक है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मीसा को उसकी ऑफिस टेबल पे बैठे हुए देखते हैं जहाँ पर उससे रैना मिलने आती है। रैना को देख करके मीसा याद करती है कि कैसे रैना ने उसे छत से गिराया था। इसके बाद रैना मीसा से पूछती है क्या तुम डायरेक्टर सुजुकी को जानती हो। मीसा कहती है नहीं, बस मैं उनसे लिफ्ट में टकरा गई थी। रैना इस बात पे सोचती है और कहती है कि अब तुम्हारी उनसे जान पहचान भी हो गई है और हेलो हाय भी चालू हो गई। मीसा कहती है ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद वहाँ पे थोड़ी गॉसिप चालू हो जाती है वतारू को लेकर के। सब उसे कहते हैं कि वो नोबल सन है, सीईओ का बेटा है और उससे लड़कियां ऑफिस में काफ़ी पसंद करती हैं। इसके बाद मीसा की सीनियर रैना से कहती है कि तुम्हें अपनी डेस्क पे जाकर के अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और हम मीसा को देखते हैं जो कि लंच के लिए जा रही होती है बट उसे रास्ते में तोमोया मिल जाता है जिसने उसे मैसेज कर रखा था और वो कहता है कि तुमने मेरे मैसेज देखे नहीं। तब मीसा अपना फ़ोन चेक करती है जिस पर तोमोया ने शादी के कुछ वेन्यू भेज रखे थे। अब दोनों लंच लेते हैं और लंच की टेबल पे जाकर के बैठ जाते हैं। जब तोमोया करी खा रहा होता है तो मीसा को फिर फ्लैशबैक याद आता है
जब वो हॉस्पिटल से निकल के अपने घर गई थी तोमोया के लिए करी का सामान लेकर, और उसने वहाँ रेना और तोमोया को साथ में देखा। और तोमोया ने जितनी भी उससे बुरी बातें कही थी, जैसे कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए करी थी, तुम बहुत ही कंजूस लड़की हो, तुम में कुछ भी खास नहीं है, ये सारी बातें मीसा को याद आ रही होती है। और फिर वो मन ही मन सोच रही होती है कि मैं इस जैसे लड़के से कभी शादी नहीं करूंगी, और मैं एक नंबर की बेवकूफ़ हूँ जो इसे पहचान नहीं पाई। इसके बाद तोमोया कहता है कि आज रात मैं तुम्हारे घर आऊंगा। मीसा इस बात को इग्नोर करते हुए खाना खाने के लिए कहती है। अब तोमोया उसे कहता है कि मुझे याद आया, तुम उस दिन रेस्टोरेंट से जल्दी चली गई थी। ऐसा क्यों? मैं जानता हूँ कि तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता होगा, क्योंकि जिन लड़कियों के बीच में आज तक रहा हूँ उनमें से तुम सबसे सादी हो, सिंपल हो। पर ये सब चीज़ों से तुम्हें अनकंफर्टेबल होने की कोई ज़रूरत नहीं। मीसा तोमोया की ये सारी बातें सुनकर खुद को बेवकूफ़ कहती है और कहती है कि मैं इसका असली चेहरा क्यों नहीं देख पाई। इसके बाद तोमोया कहता है कि हम मेरे माता पिता से मिलने कब चल रहे हैं। जैसे ही तोमोया माता पिता से मिलने की बात कहता, मीसा फ्लैशबैक में जाती है और याद करती है कि तोमोया की मम्मी कितनी घमंडी है। उन्होंने मीसा को काम करने की परमिशन तो दे दी, बट उन्होंने ये भी कह दिया कि तुम इसे घर के काम ना करने का बहाना नहीं बना सकती। इस तरह मीसा को तोमोया की माँ की बुरी बुरी बातें याद आती है। फिर तोमोया क्रिप्टो करेंसी की बात करता है जिस पे वो पैसे लगाने वाला होता है। मीसा याद करती है कि क्रिप्टो करेंसी में इसे घोटाला होगा, इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। मीसा ये सारी बातें सोच करके खुद को बेवकूफ़ कह रही होती है कि वो इसे कैसे नहीं पहचान पाई। ये एक नंबर का बुद्धू है और घमंडी भी है। ये सारी बातें मीसा सोच रही होती है और खाना खा रही होती है। वहाँ पे रहना आ जाती है और वो मीसा के साथ वाली चेयर पे बैठने लगती है, पर मीसा अपने साथ वाली चेयर पे बैठ जाती है और रैना को कहती है कि तुम तोमोया के साथ बैठ जाओ, मुझे बस थोड़ी देर में यहाँ से जाना है, तो तुम तोमोया के पास बैठ जाओ। रैना तोमोया के पास बैठ जाती है। फिर उसके बाद मीसा सोचने लगती है कि मैं इन दोनों की शादी कैसे कराऊं। इनका अफेयर तो 10 साल बाद शुरू होगा, और अभी इस समय रैना का एक बॉयफ्रेंड भी है जो कि हैंडसम है, स्मार्ट है, और रैना उसे बहुत पसंद भी करती है। पर मीसा को थोड़ी देर बाद याद आता है कि रैना का बॉयफ्रेंड उसे थोड़े टाइम में चीट करेगा, उसकी एक दूसरी गर्लफ्रेंड भी होती है। तो मीसा ये बात सोच करके खुश हो जाती है। वो ये सोचती है कि अभी भी उसके पास एक मौका है। इसके बाद रैना वहाँ से जाने लगती है। वो कहती है कि मेरा खाना हो गया। जब रैना वहाँ से जा रही होती है तब मीसा को याद आता है कि रैना, मीसा की सीनियर, जिसने अभी थोड़ी देर पहले रैना को डांट लगाई थी अपने काम पे ध्यान देने के लिए, जब वो वतारू के बारे में गॉसिप कर रही होती है तब उस पे अपने खाने की प्लेट पलटने जाती है। लेकिन मीसा ये सारी बातें याद करके जल्दी जल्दी आगे चले जाती है और रैना को धक्का दे देती है, जिससे रैना की प्लेट तोमोया पर गिर जाती है और मीसा की सीनियर सुमियोशी बच जाती है। मीसा ये सोचती है कि जो होना है वो तो होके ही रहेगा, पर किसी और के साथ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम तोमोया को देखते हैं बाथरूम में, जो कि अपनी शर्ट साफ कर रहा होता है और रैना उससे माफ़ी मांग रही होती है। तभी वहीं पे खड़ी होती है और रैना तोमोया से कहती है कि तुम्हारे कपड़े के ड्राई क्लीनिंग के पैसे मैं दे दूंगी। तोमोया इस चीज़ के लिए मना कर देता है और अपना कोट उतार कर मीसा को देने लगता है। मीसा कहती है इस कोट का मैं क्या करूं? तोमोया कहता है ये कोट तुम ही धोगी। मीसा उसे जवाब देती है कि ये तुम्हारा कोट है और तुम्हें ही इसे धोना चाहिए, और मीसा उसे जवाब देकर वहां से चली जाती है। जैसे ही मीसा वहां से जाने लगती है, मीसा थोड़ी खुश होती है और फिर बाहर निकल के सोचती है कि मैंने इसे जवाब दे ही दिया। अब मुझ में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है और मुझे पता है कि मैं आगे सब कुछ अच्छा ही करूंगी। जब ये सारी बातें सोचते हुए मीसा जा रही होती है तो उसे वतारू देख लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मीसा को हम बाथरूम में देखते हैं, जहाँ पे वो सोच रही होती है कि उसने तोमोया को जवाब अच्छे से दिया, अब वो नई शुरुआत कर सकती है। तभी उसे बाथरूम के अंदर से आवाज़ आती है एक लड़की की, जो कि हेल्प मांग रही होती है। तो तो मीसा सामने से रिप्लाई करती है और उसकी हेल्प करती है। जब वो बाहर दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं तब वो लड़की सामने से मीसा से कहती है कि मैंने बहुत लोगों से मदद मांगी पर किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की, और शायद एक की कॉल मैंने सुनी भी थी, वो जब अंदर वहाँ थी।
मीसा उससे पूछती है कि कौन थी वो। तब वो लड़की कहती है कि शायद वहाँ पे रहना थी जो कि कॉल पे बात कर रही थी। मैंने उससे हेल्प मांगी पर वो मेरी हेल्प किए बिना ही चली गई। कोई बात नहीं, मैं उससे अपना हिसाब बराबर कर ही लूँगी और तुमने जो मेरी हेल्प की है इसे भी मैं बराबर कर दूंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मीसा को देखते हैं उस कैफे में जहाँ उसके पापा ले जाते थे मीसा को बचपन में। वहाँ पे मीसा चाय पी रही होती है, तभी वो सामने देखती है कि वतारू बैठा हुआ ऑफिस का कुछ काम कर रहा है। वतारू उठकर मीसा के पास आता है। मीसा उसे हेलो कहती है और उसकी चोट के बारे में भी पूछती है और उसने जो भी बातें बुरी भली वतारू को कही उसके लिए माफी भी मांगती है। उसके बाद कैफे के वेटर वहां पे आ जाते हैं और वो देखते हैं कि वतारू और मीसा साथ में खड़े हैं। उन्हें लगता है ये दोस्त हैं और दोनों की टेबल साथ में कर देते हैं। वतारू मीसा को बताता है कि वो मिठाइयों की जांच के लिए आसपास की सभी दुकानों में घूम रहा है और सभी के रिकॉर्ड्स इकट्ठे कर रहा है। इस तरह से मीसा उसके रिकॉर्ड्स देखती है और दोनों काम की बातें करने लग जाते हैं। इसके बाद मीसा अपनी डायरी खोलकर देखती है। उस डायरी में रैना और मीसा की शॉपिंग की डेट लिखी हुई थी कि वो लोग 7 तारीख की डेट को शॉपिंग के लिए जाने वाले हैं। तभी मीसा को याद आता है कि इस तारीख को रैना बहाने से उसे एक रेस्टोरेंट लेके गई थी जहां पर उसके हाई स्कूल के सभी दोस्त थे। वहां जाकर के रैना उसे बताती है कि आज हाई स्कूल का रियूनियन है और अगर मैं तुम्हें ये बात बताती तो तुम मेरे साथ नहीं आती। तभी रैना जाकर के अपने दोस्तों के साथ टेबल पर बैठ जाती है और मीसा भी वहां बैठी होती है। मीसा को सभी लोग ऐसे घूर रहे होते हैं कि मानो पता नहीं मीसा ने क्या कर दिया है। मीसा वहां बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। इसके बाद इन सब से बचने के लिए मीसा वॉशरूम में आकर के बैठ जाती है। तभी बाहर कुछ लड़कियां आपस में बात कर रही होती है जिनमें से एक कहती है कि मीसा को यहाँ लाया कौन। तभी दूसरी लड़की जवाब देती है कि रैना उसे अपने साथ लाई है, वो रैना की अच्छी दोस्त है। तभी पहली लड़की कहती है कि मीसा हमेशा खुद को बहुत ही बेचारी और अकेली दिखाती है, मुझे वो नहीं पसंद और जो भी उसके आसपास रहेगा उसका मूड भी खराब हो जाएगा। उसने रैना के साथ इतना बुरा करा है फिर भी रैना ने उससे दोस्ती नहीं तोड़ी। रैना कितनी अच्छी दिल की है। मीसा अंदर बैठे बैठे ये सारी बातें सुन रही थी पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग मीसा के बारे में ये सारी बातें कर क्यों रहे हैं। तभी मीसा रेस्टोरेंट से जाने लगती है और उसके पीछे पीछे रैना आती है। रैना उसे रोकती है और कहती है कि तुम जा क्यों रही हो। मीसा उसे कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बस जा रही हूँ, मुझे माफ करना। और मीसा उस रेस्टोरेंट से निकल जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम मीसा को उसके घर पर देखते हैं और अपना फेसबुक ओपन करती है। फेसबुक में उसे एक मैसेज आता है तनाबे के नाम से। मैसेज में लिखा होता है कि काफ़ी टाइम बाद तुम्हें मैसेज करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर इतने लंबे समय बाद भी मैं तुमसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि तुमने आखिर मुझे वो लेटर क्यों लिखा जो मुझे रैना ने दिया था। आखिर उसमें जो बातें लिखी थी क्या वो सच थी। आज मैं जितना इस बारे में सोचता हूँ मुझे उतना ही लगता है कि शायद वो बातें तुमने नहीं लिखी थी। मुझे जवाब देना। तनाबे। तनाबे मीसा के स्कूल का फ्रेंड था, वो उसके साथ पढ़ता था। मीसा इस मैसेज को पढ़ के हैरान होती है, कहती है मैंने तो कोई लेटर लिखा ही नहीं था। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हम मीसा और तनाबे को देखते हैं एक बेंच में बैठे हुए। वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे रैना आ जाती है और मीसा को अपने साथ ले जाती है। मीसा से पूछती है कि तुम तनाबे से क्या बात कर रही थी। तभी मीसा कहती है कि मैं उससे ड्रामा क्लब में ज्वाइन होने की बात कर रही थी। रैना इस चीज़ के लिए मना करती है और कहती है कि ड्रामा तुम्हारे लिए नहीं है। मीसा कहती है मैं ऑन स्टेज नहीं बैक स्टेज की बात कर रही हूँ, मैं बैक स्टेज तो कुछ मदद कर ही सकती हूँ। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं और नेक्स्ट डे जब मीसा क्लास में ऊपर आ रही होती हैं तब वो रैना को तनाबे के साथ देखती है। रैना तनाबे से उसका नंबर मांग रही होती है और जैसे ही मीसा क्लास में जाती है सब उससे अजीब तरह से देख रहे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और लंच टाइम आता है जहाँ पे सब उसका मजाक उड़ाते हैं। मीसा कुछ समझ नहीं पाती और उस टाइम पे रैना भी उसका साथ नहीं देती। वो दूसरी ग्रुप की लड़कियों के साथ बैठकर लंच करने लगती है। वहाँ पे सब मीसा के लेटर के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसने तनाबे को जो लेटर लिखा है वो बहुत ही गलत किया है उसने। तनाबे भी क्लासरूम के बाहर खड़े होकर के ये सारा कुछ देख रहा होता है पर वो मीसा का सपोर्ट नहीं करता। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और मीसा समझ जाती है कि तनाबे और मीसा की दोस्ती देखकर रैना बहुत चिढ़ गई थी
और उसने ये सारी अफवाहें फैलाई है और ये सारा कुछ रैना का ही किया कराया है। इसके बाद मीसा अपनी और रैना की सभी फोटोएं उठाती है और एक डस्टबिन में भरने लगती है। मीसा रैना की दी हुई सभी चीजें, उसके गिफ्ट, उसके कपड़े, सभी कुछ कचरे में फेंक देती है। उसके बाद मीसा रिलैक्स हो जाती है और कहती है कि कुछ खाने का मन है। वो कहीं बाहर जाने की सोचती है, पर अलमारी खोल के जब वो देखती है तो उसके पास कोई भी कपड़े नहीं होते। मोस्टली कपड़े उसे रैना ने दिलाए हुए होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वतारू को देखते हैं। वो एक रेस्टोरेंट के बाहर आया होता है, लेकिन उस रेस्टोरेंट में काफ़ी भीड़ होती है। लेकिन जैसे ही वेट्रेस उसे वेट करने के लिए कहती है, अंदर से वतारू को मीसा की आवाज़ आती है और वो उसे अपने पास बुलाती है। कहती है अगर आप चाहें तो आप मेरी सीट पे बैठ सकते हैं मेरे साथ। बाद वो दोनों रेस्टोरेंट की मिठाइयाँ टेस्ट करते हैं और बाहर जाने लगते हैं। बाहर निकलते वक्त वतारू मीसा से पूछता है कि इसके बाद तुम क्या करने वाली हो। मीसा कहती है कि मैंने सफाई करते समय काफ़ी अपने कपड़े फेंक दिए हैं, तो मैं कुछ कपड़े खरीदने जा रही हूँ। वतारू सोचता है कि मैंने इसे स्कार्फ के लिए जो कॉम्प्लीमेंट दिया था कि इसका स्कार्फ अच्छा नहीं लग रहा, शायद इसलिए अपने सारे कपड़े इसने फेंक दिए। वतारू उस चीज़ के लिए मीसा से माफ़ी मांगता है, पर मीसा मना करती है, कहती है ऐसा कुछ नहीं है। पर वतारू कहता है कि मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता हूँ उस स्कार्फ वाली बात के लिए, तो चलो मैं तुम्हें एक स्कार्फ दिखा देता हूँ। वतारू मीसा को एक दुकान पे ले जा रहा होता है, पर मीसा मना कर देती है। वो कहती है मुझे किसी भी महंगी दुकान से अपने लिए कपड़े नहीं लेने। मीसा किसी सस्ती सी दुकान में जाती है और अपने लिए शॉपिंग करती है। उसके बाद वतारू और मीसा दोनों एक कैफे में जाते हैं और कॉफ़ी पी रहे होते हैं। वहाँ मीसा को एक कैक्टस पसंद आता है, जो कि वतारू वहाँ से निकलते वक्त खरीद लेता है मीसा के लिए। अब वतारू मीसा को बाय कह ही रहा होता है कि वहीं पे मीसा की कोलीग आ जाती है, जिसे हमने कुछ समय पहले देखा था मीसा के साथ, जिसकी मीसा ने हेल्प करी थी। इसका नाम मीको है और ये मीसा के बुलाने पे यहाँ आई होती है। मीको मीसा से माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि कहीं मैंने तुम्हारी डेट ख़राब तो नहीं कर दी, पर वतारू साफ मना कर देता है कि हम डेट नहीं कर रहे। मीको पूछती है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वतारू इस चीज़ के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। इसके बाद वतारू वहाँ से जाने लगता है। तभी वतारू कहता है कि तुम्हें वो ड्रेस लेनी चाहिए जो तुमने देखी थी। इसके बाद मीसा उसी दुकान में जाती है जहाँ उसने एक ड्रेस देखी होती है अपने लिए, पर वो ड्रेस बहुत महंगी होती है, जिसकी वजह से मीसा वो नहीं ले पाती। पर मीकू उसे कहती है कि मीसा हम पैसे कमाते खर्च करने के लिए हैं, तो तुम्हें ये ड्रेस लेनी चाहिए अगर तुम्हें ये पसंद है तो। मीसा वो ड्रेस खरीद लेती है और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हम मीसा को देखते हैं, जहाँ पे वो एक सैलून में बैठी हुई होती है और उसके पास रैना का फ़ोन आता है। मीसा अपने हेयर स्टाइलिस्ट से कहती है कि उसे अपना लुक पूरी तरह चेंज करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक रेस्टोरेंट में रैना और उसके पुराने स्कूल के दोस्त बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ पर मीसा की एंट्री होती है, जिसका लुक पूरी तरह चेंज हो चुका होता है। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूँगी, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और जितना हो सके उतना शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।